relation between velocity of object and velocity of image in a spherical mirror. Relation between velocity of object and velocity of image in a spherical mirror. ठीक है, किसी spherical mirror में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर कह रहा है कि किसी स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, दोनों में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमको कुछ डिफ्रेंशिएशन का बेसिक आना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन का एक फॉर्मूला होता है कि d/dx ऑफ x द पावर n अगर हो तो ये डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, इसका एक फॉर्मूला है कि d/dx x द पावर n ये होता है n x द पावर n-1। जैसे मैं आपसे पूछूं कि d/dx x द पावर 4 कितना होगा तो ये कितना हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में पावर को नीचे कर लेते हैं तो 4 नीचे आ गया, पावर में से घटा लेते हैं तो ये x³ हो गया, तो d/dx x का पावर 4 x³ हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए कि आपसे पूछा गया कि d/dt ऑफ x का पावर 4 कितना होगा। यहाँ पे था d/dx ऑफ x का पावर 4 कितना होगा, तो d/dx ऑफ x का पावर 4 4x³ होगा। नाउ द क्वेश्चन इज d/dt ऑफ x द पावर 4। मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है x द पावर 4 का और t के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना था x द पावर 4 का x के रेस्पेक्ट में, x द पावर 4 x का फंक्शन है। यहाँ x द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो x द पावर 4 जो है वो t का फंक्शन नहीं है, x द पावर 4 x का फंक्शन है, बट मुझे यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, तो t के रेस्पेक्ट में करना है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन को हम लोग करते हैं चेन रूल से। सच ए डिफ्रेंशिएशन इज परफॉर्म्ड बाय चेन रूल। और चेन रूल क्या कहता है कि x द पावर 4 को t के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले हम x द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और फिर इनटू, चेन रूल में फिर इनटू, और फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। यानी कि पहले x द पावर 4 को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ x द पावर 4 विथ रेस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई, फिर इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा d/dx x द पावर 4, ये हो जाएगा 4x³ और इंटू dx/dt, ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लीजिए। सपोज करिए आई हैव टू डिफ्रेंशिएट d/dt y का पावर 7, y के पावर 7 को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम y के पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। पहले हम y के पावर 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, पावर नीचे उतरेगा 7, y लिखा जाएगा, पावर में से घटेगा 6 हो जाएगा, इनटू अब y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू dy/dt। ठीक है, अब मान लीजिए कि आई हैव टू डिफ्रेंशिएट d/dt 1/x, ये कितना हो जाएगा, तो d/dt अगर 1/x करना हो तो ये हो जाएगा d/dt 1/x को लिख सकते हैं x द पावर -1, d/dt x द पावर -1, तो x द पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो पहले x द पावर -1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो पावर नीचे उतरेगा तो -1 नीचे उतरेगा, पावर में से घटेगा तो -1 -2 हो जाएगा। ये हुआ x द पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, और अब x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू -1/x² इंटू dx/dt। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। डिफ्रेंशिएशन का बेसिक फार्मूला हो गया d/dx x द पावर n इज इक्वल टू n x द पावर n-1। अगर मुझे d/dx x द पावर 4 करना है तो पावर नीचे उतरेगा, 4 नीचे उतरेगा, पावर में से घटेगा 4x³। लेकिन अगर मुझे d/dt x का पावर 4 करना है
तो x के पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो x द पावर 4 इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ t, x द पावर 4 इज़ फंक्शन ऑफ x। तो पहले इस डिफ्रेंशिएशन को किया जाएगा x के रेस्पेक्ट में, फिर x को किया जाएगा t के रेस्पेक्ट में। ये हो गया। अब सपोज करिए कि मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है d बाई डी टी 1/u। आंसर बताइए, d बाई डी टी 1/u कितना हो जाएगा? आंसर बताइए कितना हो जाएगा? d बाई डी टी 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2u du बाई डी टी, du बाई डी टी इन u पावर माइनस u पावर 2। ठीक है, मिला लीजिए। d बाई डी टी 1/u, तो इसको लिखा जा सकता है, दिस में भी रिटन एज d बाई डी टी 1/u को लिख सकते हैं u का पावर -1। ठीक है, तो u के पावर -1 को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले u के पावर -1 को u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर नीचे उतरेगा -1, पावर में से घटेगा -1 -2। उसके बाद u को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, दिस इज du बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू -1/u² du बाई डी टी। दिस इज द आंसर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि d बाई डी टी 1/v कितना होगा, इमेज डिस्टेंस 1/v, तो ये उसी तरह से हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी v का पावर -1, पावर नीचे उतरेगा, -1 नीचे उतरेगा, पावर में से घटेगा तो -2 हो जाएगा। ये हुआ v दी पावर -1 को डिफ्रेंशिएट किया गया v के रेस्पेक्ट में, और अब v को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा t के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज इक्वल टू -1/v² इंटू डी वी बाई डी टी। अब सोचिए कि अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना हो 1/f का, d बाई डी टी 1/f, तो 1 फोकल लेंथ का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए वन कांस्टेंट है और किसी भी मिरर का फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, 1 कांस्टेंट है और मिरर का फोकल लेंथ भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाई कांस्टेंट ये कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो d बाई डी टी 1/f का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d बाई डी टी 1/u का मान हो जाएगा -1/u² du बाई डी टी, d बाई डी टी 1/v हो जाएगा -1/v² dv बाई डी टी, और d बाई डी टी 1/f ये हो जाएगा 0। स्क्रीनशॉट लीजिए और अब टॉपिक पे वापस आइए। अब देखिए यहाँ भी दो केस है, जैसे प्लेन मिरर में दो केस था कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर चल रहा है फर्स्ट केस, और दूसरा केस कि ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ भी हम दो केस ले रहे हैं। फर्स्ट केस ले रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स along the principal axis, case number 1, when the object moves along the principal axis, when the object moves along the principal axis, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स along the principal axis, तो एक मिरर बना लेते हैं। सपोज करें दिस इज द मिरर, और यह जो मिरर है उसका फोकल लेंथ कुछ होगा, तो इसका फोकल लेंथ f है, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर सपोज करें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सपोज करें एक ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, v के वेलोसिटी से जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी है, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका डिस्टेंस हम कहाँ से मापेंगे? हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स में सारा डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर पढ़ते समय पोल से मापते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज मेज़र किया जाएगा पोल से। तो पोल अगर यहाँ पॉइंट हो गया तो पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैसे? u से। u इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ठीक है, u इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पोल मेरा ओरिजिन हो गया, सारा डिस्टेंस कहाँ से माप रहे हैं? पोल से माप रहे हैं, तो पोल से मैंने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u मान लिया। अब अगर सपोज़ करिए कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो u का मान टाइम के साथ घटेगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो u का मान टाइम के साथ घटेगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो u का मान टाइम के साथ बढ़ेगा।
दो चीज़ हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो यू का मान टाइम के साथ घट रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो ऐसी स्थिति में यू का मान टाइम के साथ बढ़ रहा है। और यू क्या है, यू है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यू इज़ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पोल, या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में या पोल के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। अब सोचिए इधर आ रहा है तो यू घट रहा है और इधर आ रहा है तो यू बढ़ रहा है। और काइनेमेटिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ देखिए पोजीशन को मैंने x से रिप्रेजेंट नहीं किया है, या मैंने यहाँ पोजीशन को u से रिप्रेजेंट किया। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाई u। काइनेमेटिक्स पढ़ते समय पोजीशन को हम x से रिप्रेजेंट करते थे, और जब पोजीशन को हम x से रिप्रेजेंट करते थे तो dx बाई dt क्या होता था, dx बाई dt होता था वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, dx बाई dt क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो यहाँ मैंने पोजीशन कहाँ से मेज़र किया है, ओरिजिन किसको लिया है, पोल को लिया है, और पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, यू से रिप्रेजेंट किया है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यू का मान टाइम के साथ या तो घटेगा या यू का मान टाइम के साथ बढ़ेगा। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन लिखूँ तो हो जाएगा डी यू बाई डी टी, ये डी यू बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी जैसा है, डी यू बाई डी टी जो है वो डी एक्स बाई डी टी जैसा है, और डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो डी यू बाई डी टी क्या है, इसको हम बोलेंगे दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, और किसके रेस्पेक्ट में है, तो विथ रेस्पेक्ट टू पोल, चूँकि पोल को ओरिजिन माना गया है तो विथ रेस्पेक्ट टू पोल बोलिए या विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोलिए, विथ रेस्पेक्ट टू पोल और विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो डी यू बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज भी कहीं बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका इमेज भी कहीं बनेगा, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट रीजन 1 में होगा तो इसका इमेज रीजन 2 में बनेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रीजन 2 में रहा होगा तो इसका इमेज रीजन 1 में बनेगा, जहाँ भी होगा उस हिसाब से इमेज बनेगा। तो मान लीजिए कि उसका इमेज यहाँ बन रहा है। अब अगर इमेज यहाँ बन रहा है तो इमेज के डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। अब क्या हो सकता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है या ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इसके इधर जाने से या इसके इधर जाने से इमेज भी या तो इधर जा रहा होगा या इमेज इधर जा रहा होगा। अगर ये इमेज इधर जा रहा होगा तो v का मान टाइम के साथ घट रहा होगा, और अगर इमेज इधर जा रहा होगा तो v का मान टाइम के साथ बढ़ रहा होगा। तो यहाँ इमेज का जो पोजीशन है वो इमेज का पोजीशन v है, यहाँ पे इमेज का पोजीशन जो है वो v है, किसके रेस्पेक्ट में, पोल के रेस्पेक्ट में, एंड रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि dv बाई dt क्या कहा जाएगा, dv बाई dt किसको कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा कि ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल या विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू पोल बोलिए या विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बोलिए। और इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, दिस विल बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब यहाँ दो चीज़ आपको रट लेना है, एक तो ऑप्टिक्स में डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी क्या है, तो डी यू बाई डी टी है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, डी यू बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और डी वी बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। हालांकि काइनेमेटिक्स पढ़ते समय डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होता था, क्योंकि वहाँ पे भी वेलोसिटी होती थी, वहाँ पे भी जो होती थी वेलोसिटी होती थी, लेकिन यहाँ पे भी वेलोसिटी नहीं है, यहाँ भी जो है पोजीशन ऑफ इमेज है विथ रेस्पेक्ट टू पोल। तो यहाँ पे डी वी बाई डी टी जो हो गया वो हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हो गया। अब देखिए मेरा सवाल क्या है, अब मेरा सवाल ये है कि रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन ए स्फेरिकल मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में और वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या रिलेशन है, मतलब मुझे रिलेशन डेवलप करना है कि डी यू बाई डी टी में और डी वी बाई डी टी में एक रिलेशन मुझे डेवलप करके बनाना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम काम करते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशन किस प्रकार से निकालेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए इनके बीच का रिलेशन किस प्रकार से डेराइव होगा।
तो इनके बीच का रिलेशन डिराइव करने के लिए हम जानते हैं कि u और v में एक रिलेशन होता है। आप एक u और v में रिलेशन लिखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v, तो दोनों में क्या रिलेशन है। तो मिरर फॉर्मूला है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज मिरर फॉर्मूला। किसी मिरर में u और v आपस में किस प्रकार रिलेटेड होते हैं, तो u और v आपस में रिलेटेड होते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। मुझे पहुंचना है dv/dt और du/dt तक, तो हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो LHS को भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में और RHS को भी डिफ्रेंशिएट कीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो d/dt 1/v प्लस 1/u बराबर d/dt 1/f। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो ये हो जाएगा d/dt 1/v प्लस d/dt 1/u इज इक्वल टू d/dt 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। अब सोचिए d/dt 1/v कितना होगा। तो d/dt 1/v अभी जस्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, डायरेक्ट मैं वहाँ से रिजल्ट लिख रहा हूँ। d/dt 1/v को डिफ्रेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में, तो जस्ट मैंने इसके पीछे आपको दिखाया था कि ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/v², वहाँ से देख लीजिएगा, इंटू dv/dt हो जाएगा। और d/dt 1/u इसको भी मैंने करके दिखाया आपको। चूँकि u भी टाइम के साथ चेंज होगा और v भी टाइम के साथ चेंज होगा। u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, लेकिन फोकल लेंथ मिरर का कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होगा। तो d/dt 1/u कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको भी मैंने किया है, दिस इज इक्वल टू -1/u² इंटू du/dt बराबर 0। अब इसको पुट कीजिए, ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज -1/v² और dv/dt क्या है, तो dv/dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। dv/dt जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। तो इसके बदले मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर -1/u² इंटू du/dt क्या है, तो du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर है। तो इट कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू 0। अब बताइए मुझे फार्मूला किस चीज़ का चाहिए, मुझे फार्मूला चाहिए वेलोसिटी ऑफ इमेज का। तो हम यहाँ से इस चीज़ को एक तरफ छोड़ते हैं और उस चीज़ को उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने इस तरफ अगर छोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/v² इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर कितना हो जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये वाला चीज़ उठ के यहाँ पे गया, तो ये उठ के गया, तो v² नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -v²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब जब मैंने देखा कि ये लिखा हुआ है -v²/u², तो मेरे दिमाग में आया कि -v/u को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। जब यहाँ मैंने लिखा कि -v²/u², तो मेरे माइंड में आया कि -v/u को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इसको अगर छोटा किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, -v²/u² को लिख सकते हैं v/u का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, v²/u² कैन बी रिटन एज v/u का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस। अब v/u कितना होगा, v/u कितना होगा, तो हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। तो मैग्नीफिकेशन चूँकि -v/u होता है, तो यहाँ से अगर हम v/u कैलकुलेट करेंगे तो वो -m हो जाएगा। v/u कैलकुलेट करेंगे तो ये -m हो जाएगा, चूँकि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -v/u मिरर में होता है। तो यहाँ से अगर v/u कैलकुलेट करें तो -m हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -m का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, दिस इज इक्वल टू माइनस, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। तो फॉर्मूला याद कीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको याद करिए। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये एक नया फॉर्मूला आ गया याद करने के लिए।
अगर आप ध्यान से देखिए तो ऐसा ही फार्मूला प्लेन मिरर में भी था। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला कोई डिफरेंट फार्मूला नहीं है। स्फेरिकल मिरर में जो फार्मूला निकला है एकदम सेम फार्मूला हमने डिराइव किया था किस मिरर में, प्लेन मिरर में। कैसे? प्लेन मिरर में क्या फार्मूला था आपको याद होगा कि जब हम मिरर के परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को चलाते थे तो प्लेन मिरर का फॉर्मूला देखिए क्या था। प्लेन मिरर का फॉर्मूला था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ये फॉर्मूला था। प्लेन मिरर में फॉर्मूला था कि जब हम मिरर के परपेंडिकुलर किसी चीज़ को चलाते थे तो क्या फार्मूला होता था। मिरर के परपेंडिकुलर किसी चीज़ को चलाते थे तो फार्मूला होता था वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। यदि आप ध्यान से देखिए तो ये फार्मूला उसी तरह का निकल के आया है। ये फार्मूला निकल के आया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। एम स्क्वायर का मतलब मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। तो प्लेन मिरर में बताइए तो कितना मैग्नीफिकेशन होता है, बताइए प्लेन मिरर में कितना मैग्नीफिकेशन होता है। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। और मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कैन यू टेल मी कि व्हाट इज मैग्नीफिकेशन इन ए प्लेन मिरर। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन इन ए प्लेन मिरर, जल्दी से बताइए प्लेन मिरर में कितना मैग्नीफिकेशन होता है। व्हाट इज मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर। मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बताइए कि प्लेन मिरर कितना मैग्नीफिकेशन करता है। तनुशाही 1, ठीक है, गुड, राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर। राधेश्याम 1 बता रहे हैं, राहुल राज 1 बता रहे हैं, ठीक है, राइट आंसर। संगिनी 1 बता रही हैं, सलोनी 1 बता रही हैं, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर कि प्लेन मिरर में जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 1 होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है। तो अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है तो मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो कट के 1 आ गया। तो सोचिए कि ये फार्मूला तो प्लेन मिरर में भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ मैग्नीफिकेशन का मान पुट करें तो प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 1 होगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। लीजिए एक बार जल्दी से देखिए, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका यहाँ पे पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है पोल के रेस्पेक्ट में वो u है। ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो u का मान टाइम के साथ घटेगा, इधर जाएगा तो u का मान टाइम के साथ बढ़ेगा। रिमेंबर यहाँ पे काइनेमेटिक्स की तरह u इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ जो u है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। चूँकि ये भी एक कन्फ्यूज़न होता है कि हम लोग u देख के इनिशियल वेलोसिटी सोचने लगते हैं और du/dt देखते हैं तो एक्सेलरेशन दिमाग में आने लगता है। तो ये भी चीज़ दिमाग में रखिए कि u जो है वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है और रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो du/dt क्या होगा, तो du/dt वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा विथ रेस्पेक्ट टू पोल या विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसका कहीं पे इमेज बन रहा होगा, अगर ये रीजन 1 में होगा तो 2 में होगा तो 1 में, मतलब कहीं पे इमेज बन रहा होगा। और जब ये इधर या इधर जा रहा होगा तो वो भी इधर या इधर कहीं जा रहा होगा। तो जा रहा होगा तो या तो उसका भी v टाइम के साथ घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा। तो dv/dt क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब मुझे du/dt और dv/dt को रिलेट करना है तो मैंने फार्मूला लिखा 1/v प्लस 1/f, दोनों तरफ d/dt करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया। तो एक लास्ट फार्मूला आ गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा दें। अब इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन से सीखते हैं। फार्मूला क्या हो गया, फार्मूला हो गया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। आप चाहें तो इसको प्लेन मिरर के फार्मूला से याद कर लीजिए। प्लेन मिरर का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। उसी फार्मूला में एम स्क्वायर से बस मल्टीप्लाई कर लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में दिया कि एक कॉनकेव मिरर है, सपोज करिए दिस इज ए कॉनकेव मिरर।
और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज इक्वल टू सपोज करिए 20 सेंटीमीटर है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है 60 cm के डिस्टेंस पे, और ये 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इस मिरर की तरफ जा रहा है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो भी मान लीजिए, से वो इस मिरर की तरफ जा रहा है। ठीक है, देखिए मिरर का फोकल लेंथ है 20 मीटर और 60 cm के डिस्टेंस पे अभी ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 60 cm पर है और वो 10 मीटर पर सेकेंड से मिरर की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड करिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 दिया, तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब देगा तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देगा। जब भी आपको कोई वेलोसिटी गिवन होती है और नहीं बोलता है तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 10 दिया हुआ है, और मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज भी बतानी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मतलब ग्राउंड पे खड़े होके अगर मैं देखूं तो मुझे ऑब्जेक्ट 10 से जाता हुआ दिख रहा है, और बताना है कि मुझे ग्राउंड से देखने पर इमेज किस वेलोसिटी से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मुझे गिवन है और इमेज की वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अगर मुझे प्लेन मिरर वाला याद है तो भी हम लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए मुझे प्लेन मिरर का फॉर्मूला याद है, तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस एम स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एम स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जिस एम का मान प्लेन मिरर में 1 होता था, एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मैग्नीफिकेशन फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड कर सकते हैं कैसे, एक तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा मैग्नीफिकेशन अगर यू गिवन हो ना, यू गिवन हो तो भी मैग्नीफिकेशन निकल जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको यू दिया हुआ है, तो मैंने कल के क्लास में आपको पढ़ाया था कि उस स्थिति में हम मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो कैन यू फाइंड आउट मैग्नीफिकेशन, यहाँ पे कितना मैग्नीफिकेशन होगा, यहाँ पे कोई चीज़ हो तो कितना मैग्नीफिकेशन होगा। थोड़ा एक चीज़ देखिए कि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है f बाई एफ माइनस यू। ये फार्मूला मुझे क्या बोल रहा है कि f तो फिक्स होगा मिरर का, अलग अलग जगह पे रहेंगे तो मैग्नीफिकेशन अलग अलग मिलेगा। मतलब मैग्नीफिकेशन डिपेंड्स अपॉन दी पोजीशन कि हम कहाँ पे खड़े हैं मिरर पे। जैसे ये आप जानते हैं कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हैं तो मेरा मैग्नीफिकेशन 1 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करूँगा। आप जानते हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हूँ तो मेरा मैग्नीफिकेशन 1 होगा। तो मेरे डिफरेंट पोजीशन के लिए, मेरे डिफरेंट यू के लिए मैग्नीफिकेशन का मान डिफरेंट होता है। मतलब मैग्नीफिकेशन अलग अलग यू के लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ और मैग्नीफिकेशन होगा, यहाँ पे कुछ और मैग्नीफिकेशन होगा, यहाँ पे कुछ और मैग्नीफिकेशन होगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो कुछ और मैग्नीफिकेशन होगा। यहाँ से आगे बढ़ेगा यू घट जाएगा तो कुछ और मैग्नीफिकेशन होगा, और आगे बढ़ेगा यू और घटेगा तो कुछ और मैग्नीफिकेशन होगा। यानी मैग्नीफिकेशन डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है स्फेरिकल मिरर में। स्फेरिकल मिरर में मैग्नीफिकेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज। तो मैग्नीफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ फाइंड कर लीजिए। तो मैग्नीफिकेशन मेरा हो गया f बाई एफ माइनस यू। एफ मेरा 20 है, चूँकि कॉनकेव मिरर है तो -20 मैं लिखूँगा। आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने साइन कन्वेंशन कई बार आपको बता दिया है। फोकल लेंथ को मैं फिर -20 लिखूँगा, माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 cm है, मिरर के आगे है तो मिरर के आगे नेगेटिव होता है। ये सारी चीज़ें हम आपको सिखा चुके हैं। ये -60 हो गया, दिस इज़ -20 डिवाइडेड बाई -20 प्लस 60, दिस इज़ -20 बाई 60 -20, ये हो गया 40, ये दिस इज़ -1/2। ठीक है, अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो मैग्नीफिकेशन -1/2 है। तो यहाँ पे मुझे मैग्नीफिकेशन का मान पता चल गया कि जिस जगह पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे मैग्नीफिकेशन -1/2 का मिलता है। जहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है वहाँ पे कितना मैग्नीफिकेशन मिलता है, -1/2 पे का मिलता है। जैसे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हों तो हमको मैग्नीफिकेशन -1 का मिलता है, और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, वहाँ पे मैग्नीफिकेशन -1/2 का मिला है। तो ये चीज़ हम जान चुके हैं। अब इसको थोड़ा तोड़ लीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये आप जानते हैं, बराबर माइनस एम का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो ये हो गया -1/2 का होल स्क्वायर।
ये हो गया माइनस m का मान -1/2 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, अब ये बताइए कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे फाइंड करना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मिरर तो मेरा रेस्ट में है, मिरर नहीं चल रहा, मिरर मेरा रेस्ट में है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर हो गया 0, तो इसको छोड़ दीजिए। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस 0, वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे हो गया -1/2 का स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1/4 हो गया। वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ये रेस्ट में है, इतना हो गया, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का हमें लिहाज रखना पड़ेगा। वेलोसिटी चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का हमें लिहाज रखना पड़ेगा। इस डायरेक्शन को हम प्लस मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को हम माइनस मान लेते हैं। हम इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं। तो 10 इस डायरेक्शन में है तो ये प्लस में मैंने लिख दिया, तो +10। ये कितना हो गया, -4 से 10 कट जाएगा, दिस इज़ 2.5 मीटर पर सेकेंड। यानी अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, नेगेटिव का मीनिंग है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज नेगेटिव होना इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट 10 से इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट 10 से इधर जा रहा है और इसका जो इमेज है वो 2.5 से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्या आप क्वेश्चन बना सकते हैं? बोलिए, क्वेश्चन दें, सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन बना के चेक कीजिए, क्या आप क्वेश्चन बना सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ। ठीक है, चलिए सवाल लीजिए, सवाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेरा मिरर है उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सॉल्व इट। अगला जो सवाल है उसमें मिरर का फोकल लेंथ 20 cm है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 cm। मिरर रेस्ट में है, मिरर चल नहीं रहा। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस पर है जहाँ पे किसी समय ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है, यहाँ से 30 cm के डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 cm है और 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए। सॉल्व कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर कि मिरर के अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग मैग्नीफिकेशन होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट मैग्नीफिकेशन होता है। आपको एक u गिवन होगा तो उस u के लिए एक मैग्नीफिकेशन होगा जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेलोसिटी के फॉर्मूला में मैग्नीफिकेशन ऑलवेज यूज़ होता है। ठीक है, वेलोसिटी के फॉर्मूला में मैग्नीफिकेशन ऑलवेज यूज़ होता है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट मैग्नीफिकेशन। उसके बाद अगर आपको प्लेन मिरर का फॉर्मूला याद है तो आप उसी फॉर्मूला को दिमाग में रखिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, और उसमें एक m² से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर बताइए। चलिए आंसर बता रहे हैं गुड्डू, -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। गुड्डू कुमार आंसर बता रहे हैं -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मिला लीजिए आंसर, क्योंकि बहुत समय नहीं दे सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है। जब भी वेलोसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीफिकेशन तो फाइंड कर ही लीजिए। वेलोसिटी के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कीजिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीफिकेशन तो फाइंड कर ही लीजिए। और मैग्नीफिकेशन डिफरेंट यू के लिए डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा यू अभी 30 है, तो अभी इस पॉइंट पे कितना मैग्नीफिकेशन मिल रहा है, तो ये मिल रहा है f/f माइनस यू। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा -20, ये हो जाएगा -20 माइनस यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है और मिरर के आगे है तो मिरर के आगे नेगेटिव हो जाएगा,
तो ये +30 हो जाएगा। तो ये हो गया -20/30 -20 10, ये हो गया -2। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -2। अब अगर हम मैग्नीफिकेशन जान चुके हैं तो मुझे बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है। और मैंने पढ़ा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, प्लेन मिरर में भी याद करते थे, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। दिस कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस m² के जगह पर -2 का होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मेरा मिरर यहाँ पे रेस्ट में है, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 से, तो मेरा इमेज 8 से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर, गुड्डू का आंसर सही था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने दोनों क्वेश्चन में मिरर को नहीं चलाया ना, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में मिरर को चलाया, मेरा मिरर रेस्ट में था, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 था। सेकंड क्वेश्चन में भी वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 था। इन दोनों क्वेश्चंस में मेरा मिरर जो था वो रेस्ट की अवस्था में था। अब एक थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें मिरर जो है वो रेस्ट में नहीं है बल्कि मिरर चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन में मिरर चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक मिरर बना लीजिए, सपोज करिए दिस इज़ द मिरर, और इस बार इस मिरर को चला दीजिए। मिरर को या तो इधर चला दीजिए या इधर चला दीजिए। मान लीजिए मैंने मिरर को इधर चला दिया, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर चला दिया है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट O हो गया जो 30 cm के डिस्टेंस पर है, और ऑब्जेक्ट को सपोज़ करिए मैंने यहाँ पे चला दिया है इस डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। आपको सॉल्व करके बताना है कि अब बताइए कि अब वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। सॉल्व करिए। डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट मैग्नीफिकेशन मिलता है। जब भी वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो प्लेन मिरर का क्वेश्चन हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर का हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट मैग्नीफिकेशन। जो मैग्नीफिकेशन प्लेन मिरर के लिए 1 होता है, इसलिए वहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन जब हम कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट यू के लिए डिफरेंट मैग्नीफिकेशन मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मैग्नीफिकेशन, और जब आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करके आ जाए तो उसके बाद आप फॉर्मूला लगा लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। सॉल्व इट। चलिए, आंसर आया राधे श्याम का -12, ठीक है। बाकी लोग आंसर मिलाइए। राधे श्याम का आंसर आ चुका है -12। देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मैग्नीफिकेशन, m इज इक्वल टू f/f माइनस यू। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव -20, फोकल लेंथ -20, साइन आप समझ ही रहे हैं, u का मान -30 तो +30, -20/30 -20 10, मैग्नीफिकेशन -2। अब जब मैग्नीफिकेशन -2 हो गया तो मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर माइनस मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस m²। तो मैग्नीफिकेशन -2 तो -2 का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे फाइंड करना है और वेलोसिटी ऑफ मिरर मुझे भरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 नहीं है, मेरा मिरर भी चल रहा है और मिरर मेरा इस डायरेक्शन में 4 से चल रहा है। मिरर मेरा इस डायरेक्शन में 4 से चल रहा है, तो हम इस डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं और इस डायरेक्शन को माइनस मान लेते हैं। ये वाला डायरेक्शन प्लस और वो वाला डायरेक्शन माइनस, तो मिरर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो +4, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर +4 हो गया, माइनस -2 का होल स्क्वायर 4 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है तो ये +2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 है, ये भी प्लस में है, इस डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस में है, साइन आप समझ रहे हैं।
ये कितना हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इंटू 2 -4 -2, दिस इज माइनस माइनस प्लस 8, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 8 + 4 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, राधे श्याम का आंसर सही था, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ इमेज प्लस में आना क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज का प्लस में आना ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो इमेज है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मिरर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और जो इमेज बना है इमेज भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, किसी को कन्फ्यूज़न है तो पूछ लीजिए, किसी को कन्फ्यूज़न है तो बोलिए, क्या रिपीट करने के लिए बोलिएगा, रिपीट करेंगे। अगर आप क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो एक बार रिपीट कर देंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रिपीट करने के लिए बोल रही है तनु शाही, रिपीट करने के लिए बोल रही है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एक मिरर है, मिरर से 30 cm पे ऑब्जेक्ट है, और याद रखिए चूंकि यहाँ पे चलने की बात हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा मैग्नीफिकेशन फिर चेंज हो जाएगा, चूँकि मैग्नीफिकेशन डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट होता है। रिमेंबर, ये जो मैग्नीफिकेशन मैंने कैलकुलेट किया है, ये मैग्नीफिकेशन 30 cm के लिए कैलकुलेट किया है। जैसे ही आगे बढ़ेगा 29 पे आ जाएगा तो मैग्नीफिकेशन फिर चेंज हो जाएगा, 28 पे आ जाएगा मैग्नीफिकेशन फिर चेंज हो जाएगा। यानी मैंने जो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताया है वो एकदम से अभी का सिचुएशन बताया है, एकदम से इंस्टेंटेनियस सिचुएशन बताया है कि ऑब्जेक्ट जिस समय इस पॉइंट पर है उस समय इमेज की वेलोसिटी क्या है। ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट स्पीड 2 से ही जा रहा है, लेकिन इमेज की वेलोसिटी अभी क्या है वो मुझे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मैग्नीफिकेशन फाइंड किया है, मैग्नीफिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, f/f - u। फोकल लेंथ कितना होगा, कॉनकेव मिरर है, गोला इधर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा तो फोकस इधर होगा, तो फोकस मिरर के आगे पड़ेगा, और मिरर के आगे नेगेटिव होता है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया -20, फिर फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया -20। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मिरर से आगे है, और मिरर से आगे नेगेटिव होता है तो 30 भी नेगेटिव होगा, तो माइनस के बाद -30 तो +30 हो गया, तो -20/30 -20 10 हो गया, -2 हो गया। मैग्नीफिकेशन तो मेरा कैलकुलेट होके आ गया। जब मेरा मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट होके आ गया और मुझे कैलकुलेट करना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, तो आई विल राइट द इक्वेशन कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे तोड़ लिया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, माइनस मैग्नीफिकेशन का साइन है -2 तो -2 का होल स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर को भी मैंने तोड़ लिया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये हो गया। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑफ मिरर वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो प्लस मानते हैं, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो तो माइनस मानते हैं। तो वेलोसिटी को देखते जाइए और साइन के साथ इस इक्वेशन में पुट करते जाइए। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो मेरा वैसे ही रह गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का माइनस रह गया। वेलोसिटी ऑफ मिरर पे ध्यान दीजिए, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो 4 है, इस डायरेक्शन में ऐसे 4 है, और इस डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे प्लस मानते हैं, तो मैंने इसको लिखा +4, वेलोसिटी ऑफ मिरर को मैंने लिखा +4। उसके बाद -2 का होल स्क्वायर +4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट +2, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर की वेलोसिटी 4 और इस डायरेक्शन को मैंने प्लस माना है, तो मिरर की वेलोसिटी 4, साइन आप समझ लीजिए, ये भी प्लस होगा, +2 भी प्लस होगा और 4 भी प्लस होगा, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर 4 भी प्लस होगा, यहाँ वाला माइनस आ गया, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ये भी प्लस होगा, और मिरर की वेलोसिटी ये भी प्लस होगा, और ये वाला माइनस आ गया। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है,
आगे बढ़ा जाए, बट आगे बढ़ने से पहले आई थिंक कि एक क्वेश्चन और बना के दिखाइए आप। पहले एक क्वेश्चन आप और बना के दिखाइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आप इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि जो फॉर्मूला मैंने प्लेन मिरर में याद किया था वही चल रहा है, वही चल रहा है। थोड़ा सा सुधार क्या हो गया है कि एम स्क्वायर हो गया। प्लेन मिरर के लिए एम अगर 1 भरिएगा तो सेम है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लेन मिरर के लिए हम कुछ अलग रट रहे हैं और स्फेरिकल मिरर के लिए कुछ अलग रट रहे हैं। हम इसी फॉर्मूला से हर मिरर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से एक मिरर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इस बार ऐसा एक मिरर ले लिया, अंदर से पेंट कर दिया गया, दिस इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर। इसके पहले मैंने जितना भी मिरर लिया था सारा मिरर कॉनकेव मिरर था। अब सपोज करिए मैंने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है 30 cm के डिस्टेंस पर। डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट मैग्निफिकेशन मिलता है स्फेरिकल मिरर में, और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए कितना होगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, सॉल्व कीजिए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। राधेश्याम -6, गुड्डू कुमार -10.5, अब हम सॉल्व करके मिला लेते हैं आंसर आपका। पहले तो मैग्निफिकेशन फाइंड कर लीजिए कि इस पॉइंट पे कितना मैग्निफिकेशन मिलता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे कितना मैग्निफिकेशन मिलता है। सॉल्व इट f/f-u। चूँकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, उठा हुआ मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो +20 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ +20 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, मिरर के आगे है तो नेगेटिव होगा, मिरर के आगे नेगेटिव होगा तो +30 हो जाएगा। माइनस के बाद -30 +30, दिस इज़ 20/50, कैंसिल हो गया। मैग्निफिकेशन इज़ 2/5। मैग्निफिकेशन मेरा 2/5 निकल गया, ठीक है। मैग्निफिकेशन f/f-u, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव है +20, चूँकि कॉन्वेक्स मिरर है। इसका गोला इधर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस भी इधर होगा, तो पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा वो मिरर के पीछे होगा। मिरर के पीछे प्लस होता है तो फोकल लेंथ +20, फोकल लेंथ +20 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30, मिरर के आगे नेगेटिव होता है तो +30, दिस इज 2/5। नाउ राइट द इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू -m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे निकालना है माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। मिरर की वेलोसिटी 4 है, इस डायरेक्शन में है, इसको हम प्लस मानते हैं तो ये +4 हो गया। माइनस के बाद ये डायरेक्शन प्लस मानते हैं तो ये 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू -m², तो m है 2/5, तो -2/5 का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन को हम माइनस मानते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट -2 माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर इस डायरेक्शन में, इसको हम प्लस मानते हैं तो ये प्लस हो गया। ये कितना हो गया, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, -2 इंटू -2 -4 ये हो गया -6, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 24/25। यहाँ से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज कैलकुलेट करिएगा तो -4 जाके ऐड हो जाएगा तो 24/25 +4 LCM हो जाएगा 25, 24 + 4 इंटू 25 100, दिस इज़ 124/25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कितना होगा। लगभग ये 5 के आसपास आएगा, 5 से थोड़ा सा कम आएगा।
चूँकि 25 इंटू 5 125 होगा, तो 125 से थोड़ा सा कम है, तो आंसर 4 से थोड़ा सा कम आएगा। दिस इज़ द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी मैंने लिया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग along द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड केस है कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है, जैसे वहाँ पे प्लेन मिरर में क्या था, प्लेन मिरर में ये था कि एक केस था कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है। प्लेन मिरर में दो केस था। प्लेन मिरर में एक केस ये था कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और वही चीज़ यहाँ से मैच करिएगा तो यहाँ भी वही चीज़ है कि मिरर है और मिरर के एक्सिस के डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो यहाँ भी वही फार्मूला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस एम स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। और यदि यहाँ पे m का मान 1 पुट कर देंगे इसके लिए तो सेम फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सेकंड केस होता था कि ये मिरर है और मिरर के पैरेलल जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है, मिरर के पैरेलल जब कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हमने पढ़ा था कि वही वेलोसिटी ऑफ इमेज होता है। हमने पढ़ा था कि ऐसी स्थिति में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता है। तो अब हम यहाँ भी सोचना चाहते हैं कि अगर मिरर है और मिरर के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मिरर के एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, मिटाते हैं। तो सेकंड केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। केस नंबर 2 है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। When object moves perpendicular to the principal axis, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, मान लीजिए ऐसे समझिए, सपोज करिए कि ये मिरर है और मिरर का यह पॉइंट पोल है, यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है। ये सपोज करिए ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे है और इन्फिनिटी और सी के बीच है। तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर है और इन्फिनिटी और सी के बीच है तो उसका इमेज सी और एफ के बीच बनेगा। हमको पता है कि इन्फिनिटी और सी का इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी और सी के बीच अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज सी और एफ के बीच बनता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और यह जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो किस किस पॉइंट के बीच लाई कर रहा है, तो इन्फिनिटी और सी के बीच लाई कर रहा है। तो इसका जो इमेज होगा वो सी और एफ के बीच कहीं पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे इमेज लाई कर रहा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट चूँकि प्रिंसिपल एक्सिस पर ही है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बन रहा होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे इमेज होगा। अब थोड़ा सोचिए, अब ये ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे चलना शुरू करता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इधर जाना शुरू करता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जाना शुरू करता है तो इसका इमेज भी चलेगा। और थोड़ा सोच के देखिए कि इमेज किधर किधर जाएगा। तो हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच होता है तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है और उल्टा बनता है। उल्टा बनने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर किसी समय यहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, तो उसका इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना होगा। जब यहाँ होगा ऊपर तो ये नीचे बना होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा और इसका इमेज ऐसे नीचे जा रहा होगा। इस केस में मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच है। इनिशियली हम ऐसा मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। हम अपने समझने की सहूलियत के लिए मान लेते हैं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सी के बीच प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी और सी के बीच प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा गया है
तो उसका जो इमेज होगा वो C और F के बीच प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को चलाना है और मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर जाना शुरू करता है। तो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो जो इसका इमेज होगा वो नीचे जाना स्टार्ट करेगा। नीचे क्यों जाना स्टार्ट करेगा? चूँकि हम जानते हैं कि रीजन 1 में ऑब्जेक्ट होने पर रीजन 2 में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, इमेज यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा, इमेज नीचे ही जाएगा। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब है कि अगर इसकी वेलोसिटी को हम लिखें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसकी वेलोसिटी को हम लिखें वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो मुझे इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, मुझे बताना है कि व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पोल को ओरिजिन मानने की प्रथा है, पोल को ओरिजिन मानना है। तो पोल को ओरिजिन मानना है तो इसको एक्स एक्सिस मानना है और इसको वाई एक्सिस मानना है। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था तो u का मान टाइम के साथ घट रहा था, इधर जा रहा था तो u का मान टाइम के साथ बढ़ रहा था, या ऐसा बोले कि इधर जा रहा था तो x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ घट रहा था, इधर जा रहा था तो x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ बढ़ रहा था। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा y के पैरेलल जाएगा, जब y के पैरेलल जाएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो मान लीजिए कि यहाँ से ये 60 cm है, तो अगर यहाँ से 60 cm है तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ 60 cm पे है, माने इसका x कोऑर्डिनेट 60 है, तो यहाँ भी जाएगा तो x कोऑर्डिनेट 60 ही होगा, यहाँ भी जाएगा तो x कोऑर्डिनेट 60 ही होगा, कहीं भी रहेगा इसका x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 60 रहेगा। मतलब इस केस में उसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं कर रहा है, बट इस केस में चेंज क्या कर रहा है? इस केस में इस ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है। इस केस में जब ऑब्जेक्ट y के पैरेलल जा रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस पे चलता है तो इसका x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करता है। जब ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे चलता है तो इसका y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करता है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा? यहाँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा y कोऑर्डिनेट जिस रफ्तार से चेंज कर रहा होगा। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी यहाँ पे होगा dy/dt। ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जिस रेट से y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। उसी प्रकार जब इमेज ऐसे जाएगा तो इमेज का भी y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो जाएगा dy/dt। मतलब इमेज का y कोऑर्डिनेट जिस रेट से चेंज होगा वो इमेज की वेलोसिटी। थोड़ा सा ध्यान देके सोचिएगा, समझ में आएगा। वेलोसिटी dx/dt भी होता है और वेलोसिटी dy/dt भी होता है। जब हम x पे चलते हैं तो मेरी वेलोसिटी dx/dt होती है, जब हम y पे चलते हैं तो मेरी वेलोसिटी dy/dt होती है, जब हम z पे चलते हैं तो मेरी वेलोसिटी dz/dt होती है। मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। x पे चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ घटेगा या बढ़ेगा, y पे चलेंगे तो y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ घटेगा बढ़ेगा। तो यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट y पे चल रहा है, y के पैरेलल चल रहा है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो y कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया dy/dt और वेलोसिटी ऑफ इमेज dy/i/dt। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन डेवलप करना है, तो रिलेशन मुझे सोचना होगा y_o में और y_i में क्या रिलेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नीफिकेशन बराबर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला ये था कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसी चीज़ को मैंने ऐसे भी लिखा था y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ हम लिख चुके हैं कि मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैग्नीफिकेशन बराबर y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का भी y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, इमेज का भी y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट है। देखिए y/i वेरिएबल है, चूँकि इमेज का y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, ऑब्जेक्ट का भी y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, लेकिन मैग्नीफिकेशन कांस्टेंट है। कैसे? क्योंकि मैग्नीफिकेशन जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होता है। तो एक बार ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो उसका कुछ u होगा, और ये u नहीं चेंज कर रहा है, ऐसे जाएगा, फिर भी ये 60 है तो 60 ही रहेगा, तो मैग्नीफिकेशन चेंज नहीं करेगा, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा।
चूँकि अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपका u तो वही रहेगा ना, तो m कांस्टेंट हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हुआ, वाई आई बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए वाई आई बराबर m इंटू वाई ओ। अब दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो d बाई डी टी वाई आई बराबर, इधर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो d बाई डी टी एम इंटू वाई ओ। ये कितना हो गया, तो dy बाई डी टी, इसको क्या बोलते हैं, dy आई बाई डी टी। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिए d बाई डी टी एम इंटू वाई ओ, तो m कांस्टेंट है, बाहर निकल गया m, और डी वाई ओ बाई डी टी को लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या निकला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि जो फॉर्मूला प्लेन मिरर में है फिर वही फॉर्मूला आ गया। प्लेन मिरर में क्या फॉर्मूला था, प्लेन मिरर में फॉर्मूला था कि वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप मिरर के पैरेलल जाते थे तो वहाँ पे फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्लेन मिरर में था। तो यहाँ पे सिर्फ एक m ऐड हो गया है। अगर प्लेन मिरर हम ले लें तो m का मान 1 पुट करिएगा तो 1 इंटू वी ओ हो जाएगा, तो वी आई बराबर वी ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जाकर रिवाइज करिए। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन है कि एक मिरर है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर 30 cm के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। चलिए सवाल क्या है कि कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी बताइए। यहाँ पे देखिए एक मिरर है मेरा, फोकल लेंथ है 20 cm, यहाँ से 30 पे ऑब्जेक्ट है। मैग्नीफिकेशन किस बात पे डिपेंड करता है, मैग्नीफिकेशन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है, आंसर भी आने शुरू हो गए हैं, बट आई वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मिरर से कितने डिस्टेंस पे हैं। मैग्नीफिकेशन को सिर्फ इससे लेना देना है, f बाई एफ माइनस यू, एफ बाई एफ माइनस यू। तो f तो फिक्स है, अगर आपका u चेंज नहीं हो रहा है तो मैग्नीफिकेशन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरा u 30 है और अगर हम ऐसे जाएंगे फिर भी मेरा u 30 का 30 ही रहेगा, तो मेरा u 30 से चेंज होने वाला नहीं है, इसलिए मेरा मैग्नीफिकेशन यहाँ पे फिक्स है। ऐसे सवाल में मतलब ऐसे चलने के प्रोसेस में मेरा मैग्नीफिकेशन फिक्स है। तो पहले तो आप मैग्नीफिकेशन फाइंड कर ही लीजिए। तो मैग्नीफिकेशन अगर मैं फाइंड कर लूँ तो कितना हो जाएगा, m इज़ इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। एफ मेरा 20 है, कॉनकेव मिरर है, -20, एफ मेरा 20 है, -20 माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है और 30 में मिरर के आगे है तो -30 हो जाएगा, तो ये +30 हो जाएगा। दिस इज़ -20 बाई 30 माइनस 20 10 हो गया, दिस इज़ -2। मैग्नीफिकेशन इस जगह पे -2 मिला, इस जगह पे मैग्नीफिकेशन -2 है। अब देखिए कैसे चल रहा है, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा है और मैंने कहा कि आपको अलग से कोई फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर मैंने प्लेन मिरर में एक फार्मूला याद किया, यहाँ पे फार्मूला याद कर रहे हैं, बहुत मतलब टेंशन हो रहा है, इतना फार्मूला कैसे हैंडल करेंगे। तो जो फार्मूला आपने वहाँ पे याद किया, याद रखिए वही फार्मूला यहाँ भी एप्लीकेबल है। अगर आप गौर से ध्यान दीजिए तो थोड़ा सा का फ़र्क है। क्या, जब आप प्लेन मिरर में मिरर के पैरेलल चलते थे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों बराबर होता था। तो यहाँ भी जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर चलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर लिख दीजिएगा और उसमें m से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, m से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर इस m का मान आप 1 डालिए, मैग्नीफिकेशन 1, तो प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन 1 होता है तो वी आई वी ओ के बराबर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया। अब मान डाल दीजिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे कितना होगा 30 पे तो -2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है तो 2 ऊपर है
ऊपर के डायरेक्शन को क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 हो गया, दिस इज -4, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज -4 इंडिकेट कर रहा है कि मेरा जो इमेज है वो 4 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, क्या आपको समझ में आ गया? ठीक।